हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हर हर महादेव सभी को। दिस इज सी रोहित जैन फ्रॉम आरजे विजन क्लासेस। सर, आज आप क्या कराने वाले हो? तो आज हम करने वाले एलएलपी का रिवीजन। हमने कंपनी सेट का रिवीजन क्लोज कर दिया था, उसका क्वेश्चन बैंक पेंडिंग है। वो वीडियो तुम्हारे पास आ जाएगा, उसका तुम टेंशन मत लो। आज हम करेंगे एलएलपी का रिवीजन। सर, एलएलपी एक शॉर्ट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, मार्क फेचिंग चैप्टर है। एक ही क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स का। हमें एलएलपी चैप्टर को क्या कहते हैं सर, मिस या स्किप नहीं करना है। एलएलपी चैप्टर तो हमें करना ही होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, जैसे हमें पता है सर, हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर का एक बेसिक बस एक बेसिक अपडेट ले लेते हैं, ताकि जब हम रिवाइज करें तो हमें हमारे को सर इजी हो रिवीजन में। ठीक है? तो जैसे तुम लोग को, जैसे हमने जब पार्टनरशिप का रिवीजन किया था बच्चों, है ना, जब हमने पार्टनरशिप का रिवीजन किया था सर, तब हमने देखा था कि पार्टनरशिप में सर क्या होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। क्या होते हैं सर? कुछ डिसएडवांटेजेस। ठीक है? जैसे डिसएडवांटेजेस क्या था बच्चों, कि सर इसमें क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी होता है, सबसे पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता था बच्चों, कि इसमें फर्म क्या है, नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। उसके बाद पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या था सर, अनलिमिटेड, है ना। उसके बाद सर नो परपेचुअल सक्सेशन, ये सब डिसएडवांटेजेस था। इन डिसएडवांटेजेस को हमने कैसे रिजॉल्व किया? बाय फॉर्मिंग अ बिजनेस एंटिटी, जिसको हमने कहा था कंपनी। कंपनी ने सर क्या था, ये सारे सर प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना सर, कंपनी ने ये सब प्रॉब्लम तो रिजॉल्व कर दिया, लेकिन एक नया प्रॉब्लम आ गया सर। क्या नया प्रॉब्लम है सर? नया प्रॉब्लम ये है कि कंपनीज एक्ट में सर कितने सेक्शन है, 470 सेक्शन। और तुम्हें यहाँ पर एज अ कंपनी तुम्हें हर सेक्शन का कंप्लायंस करना पड़ता है सर। सर कंप्लायंस का मतलब क्या होता है सर, कि मतलब सर जो सेक्शन में लिखा हुआ है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है सर? उसके अलावा सर, अब क्योंकि तुम हर सेक्शन का कंप्लायंस करोगे, तो तुम्हें कंपनी में क्या करना पड़ेगा सर, मीटिंग करवाना पड़ेगा। एक होता है सर मेंबर का मीटिंग, एक होता है तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग। ठीक है? उसके अलावा सर हमें रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। ठीक है? तो ये सब कुछ हमें करना पड़ता है फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी। तो सर कंपनी के केस में कंप्लायंस काफी स्ट्रिक्ट और काफी हाई हो जाता है सर, काफी स्ट्रिक्ट है और काफी हाई हो जाता है। नहीं तो सर फीस फीस और फाइन लगेगा, फाइन, है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने सोचा एक ऐसा बिजनेस एंटिटी बनाते हैं, मतलब एक ऐसा मैजिक, एक ऐसा छू मंतर करते हैं सर, कि जिसके अंदर पार्टनरशिप के कुछ एडवांटेजेस और कंपनी के एडवांटेजेस, हम दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स। सर कंपनी के एडवांटेजेस क्या थे, जो हमने ऊपर में पढ़ा था, कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मेंबर का लाइबिलिटी लिमिटेड, परपेचुअल सक्सेशन, है ना, फिर नो म्यूचुअल एजेंसी, ये सब पढ़ा था। और पार्टनरशिप का सर एडवांटेज, पार्टनरशिप का मेन एडवांटेज क्या था सर, कि पार्टनरशिप जो है तुम अब ओपन कर सकते हो जस्ट बाय वे ऑफ पार्टनरशिप डीड। तुम्हें सिर्फ एक पार्टनरशिप डीड बनाना है, उसके बाद तुम अपना पार्टनरशिप बना सकते हो। सर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना ऑप्शनल था, कंपलसरी नहीं था। तो पार्टनरशिप डीड बना के तुम उसके बाद तुम अपने हिसाब से तुम पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज भी डिसाइड कर सकते हो। मतलब यहाँ पर पार्टनरशिप में सर हमने क्या किया था, फ्लेक्सिबिलिटी दिया था, कि जैसे हमें ठीक लगे वैसे हम पार्टनरशिप बना सकते। तो पार्टनरशिप का खासियत क्या था सर, कि ये बहुत इजीली बन जाता है। एक पार्टनरशिप डीड लो, पार्टनरशिप डीड में लिखो जो जो उसका कंटेंट है, पार्टनर्स साइन कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे, और उसके बाद पार्टनरशिप बन गया। और कंपनी का फायदा क्या है सर, कि कंपनी में ये सब फीचर्स है, लेकिन कंपनी में दिक्कत क्या है सर, कि 470 सेक्शंस, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस बढ़ जाता है, और कंपनी बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है सर, क्योंकि कंपनी में काफी पेपर वर्क होता है, पेपर वर्क। तो बनाने में, इनकॉर्पोरेट करने में थोड़ा टाइम लगता है सर, है ना। ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इन दोनों फीचर्स को मिक्स किया, कंपनी के फीचर्स को
और पार्टनरशिप में जो इजी है, पार्टनरशिप में इजी फ्लेक्सिबिलिटी और इजी टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, तो दोनों को हमने मिक्स कर दिया और मिक्स करके हमने क्या बनाया, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सर इसमें वो सारा फीचर्स है जो फीचर्स एक कंपनी के पास है, वो सारे फीचर्स LLP के पास होते हैं जो फीचर्स कंपनी के पास है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर सर क्या है, जैसे पार्टनरशिप में फ्लेक्सिबिलिटी होता है वैसे हमने LLP में भी वो फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया, और LLP भी तुम आराम से फॉर्म कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो हमने वो दो फीचर्स पार्टनरशिप के जो बेनिफिट्स है उसको ऐड कर दिए, मतलब पार्टनरशिप के बेनिफिट्स को विद कंपनी के फीचर्स को, और उसको मिक्स करके हमने क्या बना दिया सर, LLP, जहां पर कंपनी के कुछ फीचर्स और पार्टनरशिप के बेनिफिट्स मिक्स्ड है। तो सर LLP में टोटल कितने सेक्शंस है, 81 सेक्शंस बच्चों, कितने सेक्शंस है, 81। ठीक है सर। सर कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शंस थे, 470। सर यहाँ शेड्यूल्स कितने हैं, 4 शेड्यूल है, ठीक है। तो 81 सेक्शंस और 4 शेड्यूल। उसके अलावा सर LLP इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 2009, ठीक है। तो सर 81 सेक्शंस है, 4 शेड्यूल्स है, एप्लीकेबल है 2009 से। पहला शेड्यूल सर, टोटल कितने शेड्यूल है, 4 शेड्यूल। तो पहला शेड्यूल सर डील करता है विद, किससे डील करता है सर, पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज से, पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज से। सर सेकंड शेड्यूल किससे डील करता है, फर्म के कन्वर्जन को इनटू LLP। थर्ड शेड्यूल प्राइवेट कंपनी का कन्वर्जन इनटू LLP। और फोर्थ शेड्यूल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू LLP। सर क्या ये हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, ओब्वियसली इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक बार इसको जस्ट देख लेना कि पहला शेड्यूल डील करता है विद राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ तीनों से डील करता है कन्वर्जन। एक है फर्म का कन्वर्जन LLP में, प्राइवेट का LLP में, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का कन्वर्जन इनटू LLP। अच्छा सर, अगर कोई पब्लिक कंपनी है वो लिस्टेड है और उसको अगर LLP में कन्वर्ट करना है, तो पहले उस लिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, और उस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी फिर कन्वर्ट होगा इनटू LLP। सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ओब्वियसली एप्लीकेबल नहीं होने वाला LLP को, और LLP का गवर्निंग बॉडी भी कौन होगा सर, ROC। हमने पढ़ा होगा, अगर तुम्हें याद है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, LLP कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो LLP का गवर्निंग अथॉरिटी कौन है सर, ROC। अब LLP के ऊपर सर पहला स्टेट क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट पूछता है वो है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ LLP बताओ। तो तुम्हें ये 6 पॉइंट्स लिखने हैं सर। पहला पॉइंट बच्चों क्या है, ये LLP क्या है, इट्स अ न्यू फॉर्म, क्योंकि पहले तो नहीं था, पहले तो क्या था, पार्टनरशिप और कंपनी। अभी ये एक्ट आया था 2008 में। तो इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लाइबिलिटीज। उसके अलावा सर क्या है, ये क्या है, एक ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। सर इट्स एन ऑल्टरनेट, मतलब एक तो होता है कॉर्पोरेट, मतलब एक तो होता है कंपनी, और कंपनी का एक ऑल्टरनेटिव क्या है, LLP। तो इट्स एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस एट अ लो कॉस्ट कंप्लायंस। सेकंड सर क्या है यहाँ पर, थर्ड क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। फोर्थ, यहाँ पर LLP में मैंने क्या बोला था, देखो LLP में मैंने क्या बोला, पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या होगा सर, लिमिटेड, और LLP का लाइबिलिटी क्या होगा, अनलिमिटेड। तो LLP विल बी लायबल फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ द एसेट्स, मतलब LLP का लाइबिलिटी कितना है, अनलिमिटेड। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स लिमिटेड, एंड इट इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी। इट्स अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी। समझ में आया। तो देखो LLP का अगर कोई भी स्ट्रेट क्वेश्चन आए तो हमें ये 5-6 पॉइंट्स लिखने हैं। बहुत ही सिंपल है सर। पहला लिखना न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी, सेकंड लिखना ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, थर्ड लिखना LLP का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, पार्टनर्स का, फोर्थ पार्टनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड है, एंड फिफ्थ इट इज अ हाइब्रिड मोड ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है। अब आते सर कुछ डेफिनेशंस के ऊपर बच्चों, कि पहला डेफिनेशन है सर बॉडी कॉर्पोरेट। सर बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, अब देखो क्योंकि रिवीजन है, तो आई होप तुम्हें थोड़ा याद होगा। बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं सर क्योंकि LLP में कंसेप्ट क्या होगा, LLP में देखो, LLP में सर मेंबर्स का कंसेप्ट तो होगा नहीं। LLP में क्या कंसेप्ट होगा, LLP में सर कंसेप्ट होगा पार्टनर्स का। LLP में कंसेप्ट होता है पार्टनर का, सर पार्टनर का कंसेप्ट होता है, एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर का कंसेप्ट होता है। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा सर पार्टनर कौन बन सकता है। अब पार्टनर कौन बन सकता है उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा सर कि ये बॉडी कॉर्पोरेट होता है क्या। तो बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कोई भी कंपनी जो एज पर कंपनीज एक्ट है सर। अब सर मतलब कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, OPC, कोई भी कंपनी सर जो एज पर कंपनीज एक्ट है, एंड इंक्लूड्स क्या है सर,
LLP under this act, मतलब body corporate includes LLP, body corporate includes LLP incorporated outside India, and body corporate includes company incorporated outside India. सर आप ना हमें बहुत कंफ्यूज कर देते हो सर हर बार। आप सर इतना कंफ्यूज हमें क्यों करते हो सर? इतना क्यों सर? क्यों इतना टॉर्चर? अब देखो, हम इसको एकदम सिंपल वे में समझ लेते हैं। सर बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है? ये आ गया सर बॉडी कॉर्पोरेट। सबसे पहला बॉडी कॉर्पोरेट है कंपनी। सेकंड बॉडी कॉर्पोरेट है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो सर पहला इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, सेकंड है आउटसाइड इंडिया। थर्ड होता है सर एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, एंड फोर्थ होता है बच्चों एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो ये हो गया बच्चों हमारा कितने पॉइंट्स? 4 बॉडी कॉर्पोरेट। सर बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या आएगा? कंपनी इन इंडिया, कंपनी आउटसाइड इंडिया, एलएलपी इन इंडिया, एलएलपी आउटसाइड इंडिया। लेकिन बच्चों बॉडी कॉर्पोरेट डज नॉट इंक्लूड्स। अब इसमें दो चीज नहीं आता सर। सबसे पहला है सोल कॉर्पोरेशन। सर सोल कॉर्पोरेशन क्या होता है? तो सोल कॉर्पोरेशन मतलब ओपीसी, कोई ओपीसी सर जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। समझ में आया? कोई भी ओपीसी जो इनकॉर्पोरेट हुआ आउटसाइड इंडिया, उसे कहते हैं हम सोल ओपीसी। अगर देखो, अगर कोई ओपीसी इंडिया में इनकॉर्पोरेट होता है वो तो ओपीसी है एज पर कंपनीज एक्ट। लेकिन अगर कोई ओपीसी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ तो वो तो एज पर कंपनीज एक्ट तो नहीं होगा सर। तो उसको हम कहते हैं सोल कॉर्पोरेशन। क्योंकि देखो, अगर कोई ओपीसी इंडिया के तहत इनकॉर्पोरेट है तब तो वो किसमें आ गया सर? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, इसमें आ गया। लेकिन अगर कोई ओपीसी है जो इंडिया के बाहर है तो वो किसमें आ जाएगा सर? सोल कॉर्पोरेशन। तो अगर इंडिया के बाहर वाला ओपीसी है तो सर वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। इंडिया के बाहर वाला जो ओपीसी है वो बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आता। और उसके अलावा सर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज आल्सो नॉट ट्रीटेड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। और उसके अलावा सर एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। अभी के लिए सर एज सच कुछ नोटिफाइड नहीं है। तो सर बॉडी कॉर्पोरेट में ये 4 लोग आएंगे, कंपनी इन इंडिया, कंपनी आउटसाइड इंडिया, एलएलपी इन इंडिया एंड एलएलपी आउटसाइड इंडिया। लेकिन इसमें दो चीज नहीं आएंगे सर, इट एक्सक्लूड्स। कौन नहीं आएंगे सर? कौन नहीं आएंगे सर? सबसे पहले नहीं आएगा सर कौन? सोल कॉर्पोरेशन कभी भी नहीं आता बॉडी कॉर्पोरेट में। एंड सेकंड कौन नहीं आएगा हमारा? कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सोल कॉर्पोरेशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सर सोल कॉर्पोरेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे बॉडी कॉर्पोरेट का पार्ट नहीं होंगे। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर 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 क्या एक एचयूएफ को हम बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे एज पर एलएलपी एक्ट? क्या हम एचयूएफ को बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे? तो मैंने बोला बॉडी कॉर्पोरेट में सिर्फ 4 लोग ही आते हैं सर, कंपनी एंड एलएलपी इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। तो एचयूएफ ऑब्वियसली सर, एचयूएफ क्या वो कंपनी है? ना। क्या वो एलएलपी है? ना। तो एचयूएफ इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है? अब कुछ बच्चों का सवाल आता है सर, क्या एक ट्रस्ट, सर क्या एक ट्रस्ट को हम बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे? ऑब्वियसली ट्रस्ट भी क्या है सर? ना वो कंपनी है ना वो एलएलपी है। तो ट्रस्ट इज अगेन नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है बच्चों, इसका एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्योंकि हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है तो हम पढ़ेंगे नहीं। हमें बस इतना याद रखना है कि ट्रस्ट भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता, एचयूएफ भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता, ठीक है? क्लियर हो गया? अब सर ये तो हो गया बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन। अब आते हैं बिजनेस। सर बिजनेस का मतलब क्या है? धंधा करना, मतलब ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन। सर ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन का मतलब मान लो तुम सीए फर्म हो, सीएमए फर्म हो, सीएस फर्म हो, एडवोकेट का फर्म हो, डॉक्टर का फर्म हो, या इंजीनियरिंग फर्म हो। तो ये सब फर्म वगैरह इनको हम क्या कहते हैं सर? बिजनेस। तो ये लोग बेसिकली एलएलपी ओपन कर सकते हैं। तो नॉर्मली बहुत सारे सीए फर्म तो देखोगे उन्होंने क्या किया, एलएलपी बना के रखा है ना, मतलब कंपनी का भी फीचर्स और पार्टनरशिप का भी फीचर्स। तो दस एलएलपी कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर ए चैरिटेबल और नॉन इकोनॉमिक पर्पस। तो इसका मतलब याद रखना, एलएलपी को हम चैरिटेबल मतलब सर फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस, फॉर प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, फॉर प्रमोशन ऑफ चैरिटी, इसके लिए तुम एलएलपी नहीं बना सकते हो। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा सर? सर हमें कुछ याद आ रहा है, सर कुछ याद आ रहा है, सेक्शन 8 कंपनी हम कर सकते हैं, ठीक है?
अब आते हैं सर फाइनेंशियल ईयर। सर फाइनेंशियल ईयर तो हमें, सर फाइनेंशियल ईयर का क्या डेफिनेशन सर, हमें तो पता है सर, हम तो अकाउंट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस हमें तो पता है सर। फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है सर, ये तो हमें पता है। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है सर, इंपॉर्टेंट ये है, मान लो सर कोई एलएलपी है, ठीक है, तुमने इनकॉर्पोरेट किया, कब से, मान लो सर कब से इनकॉर्पोरेट किया सर, 15 मई को इनकॉर्पोरेट किया, ठीक है। तो इस एलएलपी का सर जो पहला फाइनेंशियल ईयर है, पहला फाइनेंशियल ईयर सर, वो कब से स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा तुम्हारा कौन सा, 15 मई से स्टार्ट होगा, क्योंकि तुमने 15 मई को इनकॉर्पोरेशन किया। और वो कब तक चलेगा सर, 31 मार्च तक। सर ये तो हमें पता था सर, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली क्या होता है सर, नॉर्मली तो ये 12 मंथ्स का होता है। लेकिन हाँ, अब तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन 15 मई को हुआ है, तो 15 मई से लेके 31 मार्च, ठीक है सर। सर मान लो एक एलएलपी है जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है सर 1 सितंबर को और 31 मार्च, तो इसका फाइनेंशियल ईयर कब तक चलेगा सर, 31 मार्च, मान लो 1 सितंबर 25 से लेके 31 मार्च 2026। सर ये है उसका फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब सर मान लो अगर कोई एलएलपी है सर, एलएलपी, और उसका इनकॉर्पोरेशन होता है 1 अक्टूबर, क्या है बच्चों, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2025। तो अब देखो, अब इसका फाइनेंशियल ईयर सर, अब देखो अगर 1 अक्टूबर 2025 है, तो इस केस में सर इसका फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब एंड होगा, वो एंड होगा सर 31 मार्च 2026, ना ना सर, 31 मार्च 2027। तो सर नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर कितना होता है, 12 मंथ्स का, लेकिन इस केस में फाइनेंशियल ईयर कितना है सर, 1 अक्टूबर 2025 से लेके 31 मार्च 2027। मतलब सर इस केस में फाइनेंशियल ईयर है 18 मंथ्स का, कितना, 18 मंथ्स का। सर क्या ये पॉसिबल है, हाँ आंसर इज यस। सर ये कब पॉसिबल है, जब कोई एलएलपी जिसका इनकॉर्पोरेशन ऑन और आफ्टर, ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर, ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर होता है, उस केस में तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च ऑफ द सक्सीडिंग ईयर, ऑफ द सक्सीडिंग ईयर। समझ में आया। तो एनी एलएलपी सर, तो देखो क्या लिखा हुआ है सर, फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली मींस 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। बट अगर कोई एलएलपी है जिसका इनकॉर्पोरेशन आफ्टर 30th, आफ्टर 30th मतलब सर ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर, तो फाइनेंशियल ईयर एंड्स 31 मार्च ऑफ द सक्सेडिंग ईयर, ठीक है। तो सर ये है हमारा क्या, फाइनेंशियल ईयर। अब ये है कंपनी एलएलपी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब सेकंड फाइनेंशियल ईयर क्या होगा सर, सेकंड फाइनेंशियल ईयर तो पता ही है, 1 अप्रैल 2027 से लेके 31 मार्च 2028। सर सेकंड फाइनेंशियल ईयर तो नॉर्मली होगा 12 मंथ्स का, है ना। देखो सेकंड फाइनेंशियल ईयर तो हर वक्त नॉर्मल होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ, लेकिन जो फर्स्ट फाइनेंशियल होता है बस वही थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ठीक है। ये तो सर सिंपल था, ठीक है। सर फॉरेन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी मतलब कोई भी एलएलपी जिसका इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन हुआ है इंडिया के बाहर, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है सर, इंडिया में है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, तो उसे कहते हैं सर हम फॉरेन एलएलपी, ठीक है। सर इतना रेलेवेंट नहीं है, अब आगे चलते हैं हम। एलएलपी का मतलब क्या है सर, एलएलपी मींस कोई भी बेसिकली पार्टनरशिप जो रजिस्टर्ड है अंडर एलएलपी, और ये पार्टनरशिप कैसे बना है, बाय वे ऑफ रिटन अग्रीमेंट। तो एक अग्रीमेंट होता है जिसको हम कहते हैं एलएलपी अग्रीमेंट, तो एलएलपी इज फाउंड बाय वे ऑफ रिटन अग्रीमेंट नोन एज एलएलपी अग्रीमेंट, ठीक है। तो ये भी सर सिंपल था। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सर एक और आते हैं, स्मॉल एलएलपी। जैसे हमने पढ़ा था स्मॉल कंपनी, हाँ सर स्मॉल कंपनी मींस, सर स्मॉल कंपनी मींस पेड अप कैपिटल अप टू 4 करोड़, टर्नओवर अप टू 40 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो वैसे ही बच्चों स्मॉल एलएलपी मींस एन एलएलपी, स्मॉल एलएलपी मींस एन एलएलपी जिसका, जिसमें पार्टनर का कंट्रीब्यूशन, किसका कंट्रीब्यूशन सर, पार्टनर का, इज अप टू 25 लाख, एंड उस एलएलपी का क्या है सर, टर्नओवर इज अप टू 40 lakhs in the preceding financial year। तो सर स्मॉल एलएलपी में हम क्या चीज चेक करेंगे सर, एक एलएलपी को हम स्मॉल एलएलपी कब बोलेंगे सर, बोथ द कंडीशन नीड्स टू बी फुलफिल्ड। सर पार्टनर का कंट्रीब्यूशन, याद रखना पार्टनर का
कंट्रीब्यूशन कि पार्टनर ने जो कंट्रीब्यूट किया है उसका अमाउंट सर कितना है, अप टू 25 lakhs, अप टू 25 lakhs एंड प्लस उस एलएलपी का सर जो टर्नओवर है बच्चों वो क्या है, अप टू 40 lakhs। और ये कब का चेक करेंगे, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है देन इट बिकम्स अ स्मॉल एलएलपी। समझ में आया? तो बच्चों याद रखना पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, अप टू 25 एंड टर्नओवर कितना होना चाहिए, अप टू 40। तो नॉर्मली बच्चों एलएलपी के केस में याद रखना पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन करके एक बैलेंस शीट में एक लाइन आइटम होता है। जैसे कंपनी के केस में शेयर कैपिटल होता है, ऐसे एलएलपी के केस में एक लाइन आइटम होता है पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई भी पार्टनर ने कुछ कंट्रीब्यूट किया स्टार्टिंग में या ड्यूरिंग द ईयर तो वो वहां पर आ जाता है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन होता है 25 lakhs का, अप टू 25 एंड टर्नओवर अप टू 45 lakhs, तब जाके स्मॉल एलएलपी। अब क्वेश्चन आता है सर हु कैन बी अ पार्टनर इन एलएलपी। तो हमने सर इसीलिए डेफिनेशन क्या पढ़ा था बॉडी कॉर्पोरेट का, एन एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। सर याद रखना इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी अ पार्टनर इन एलएलपी। सर बॉडी कॉर्पोरेट कौन है वो तो हमें पता है, कंपनी इन इंडिया, कंपनी आउटसाइड इंडिया, एलएलपी इन इंडिया, एलएलपी आउटसाइड इंडिया, एक्सक्लूड्स सोल कॉर्पोरेशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर ये तो हमें पता है, ये तो आपने हमें बताया है बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन। लेकिन सर अब क्वेश्चन आता है इंडिविजुअल, आपने बोला इंडिविजुअल कैन बी अ बॉडी, कैन बी अ पार्टनर सर। लेकिन सर अब इंडिविजुअल में हमारे दो तीन डाउट्स है सर। अगर कोई इंडिविजुअल सर अनसाउंड माइंड का हुआ, सर अगर कोई इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हुआ, अगर कोई इंडिविजुअल माइनर हुआ, तो सर क्या वो पार्टनर बन सकता है? तो लॉ कहता है एनी इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी मतलब कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, कोई भी इंडिविजुअल पार्टनर नहीं बन सकता अगर वो अनसाउंड माइंड है डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, मतलब करंटली एंड द फाइंडिंग इज इन फोर्स। कहने का मतलब करंटली, करंटली बच्चों वो क्या है, अनसाउंड माइंड का है। ठीक है सर। सेकंड सर क्या है, ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट मतलब करंटली, सर करंटली भी वो क्या है, इंसॉल्वेंट है, मतलब अभी तक वो सॉल्वेंट नहीं हुआ है, अभी तक वो सॉल्वेंट नहीं हुआ है, करंटली ही इज इंसॉल्वेंट, करंटली ही इज अनसाउंड माइंड। एंड लास्ट में क्या है सर, उस पर्सन ने खुद नहीं अप्लाई किया था कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया, उसने खुद मतलब वो जो पर्सन इंसॉल्वेंट है वो खुद ही अप्लाई कर रहा है, वो खुद ही अप्लाई किया था कोर्ट में, ही हैज अप्लाइड हिमसेल्फ टू बी ट्रीटेड एज एन इंसॉल्वेंट, और उसका एप्लीकेशन क्या है, पेंडिंग है, मतलब अभी तक कोर्ट ने ऑर्डर पास नहीं किया है लेकिन उसने अप्लाई किया था। तो ये पर्सन भी सर पार्टनर नहीं बन सकता। और प्लस माइनर, माइनर भी सर पार्टनर नहीं बन सकता। तो पार्टनर कौन कौन नहीं बन सकते बच्चों, अनसाउंड माइंड, करंटली अनसाउंड है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, और थर्ड तुमने अप्लाई किया है और तुम्हारा एप्लीकेशन पेंडिंग है। अब सर मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप में भी मैंने बोला था मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, यहाँ पर लेकिन सर मिनिमम का लिमिट है मिनिमम 2, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन एलएलपी इज 2 पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूस हो जाते हैं बिलो 2, तो उस केस में याद रखना जो रिमेनिंग पार्टनर है वो क्या करेगा, एक नया पार्टनर ढूंढेगा। और वो कब तक ढूंढेगा बच्चों, 6 महीने तक, मतलब 6 महीने तक। देखो यहाँ पर हम सर टाइमलाइन बना लेते हैं। हमने क्या किया, टाइमलाइन बना लिया बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ये तुमने एलएलपी बनाया था, इस एलएलपी में क्या थे सर, 2 पार्टनर थे। लेकिन अब मान लो बच्चों 1 जनवरी 2025, यहाँ पर अब एक पार्टनर चला जाता है तो बचता है एक पार्टनर। अब जो एक पार्टनर बचा है ना सर, उसके पास टाइम लिमिट है कि वो 180 दिन तक, कितने दिनों तक सर, 180 दिनों तक एक नया पार्टनर ढूंढ ले। अगर उसने नया पार्टनर ढूंढ लिया 180 दिनों तक, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो 180 दिनों तक नया पार्टनर नहीं ढूंढ पाता सर, तो उस केस में याद रखना आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 180 डेज, जैसे ही 180 डेज खत्म हुआ, जैसे ही 180 डेज खत्म हुआ सर, तो उस केस में ये जो पार्टनर है, वो जो एक पार्टनर जो बच गया है, वो पार्टनर पर्सनली लायबल हो जाएगा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 180 डेज। तो सर इसीलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि अगर पार्टनर्स रिड्यूस हो जाते बिलो 2 और
तुम बिजनेस कैरी कर रहे हो मोर देन 6 मंथ्स, मतलब तुमने बिजनेस कैरी किया मोर देन 6 मंथ्स के लिए, नंबर ऑफ पार्टनर्स मतलब बिलो 2 है, और तुम बिजनेस चला रहे हो फॉर मोर देन 6 मंथ्स, और तुमने नया पार्टनर नहीं ढूंढा है, ठीक है, तो सच पार्टनर विल बी पर्सनली लायबल फॉर द ऑब्लिगेशंस ऑफ एलएलपी आफ्टर दैट पीरियड, ठीक है, वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। तो सर ये तो बहुत ही सिंपल था, मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए, अगर रिड्यूस हो गए और तुम बिजनेस कैरी कर रहे हो फॉर मोर देन 180 डेज, सॉरी सर मोर देन 6 मंथ्स, यहाँ पर सर याद रखना मोर देन 6 मंथ्स है, 180 डेज नहीं है, मोर देन 6 मंथ्स है, ठीक है, तो अगर मोर देन 6 मंथ्स के लिए कैरी कर रहे हो तो फिर वो पार्टनर क्या हो जाता है, पर्सनली लायबल, ठीक है, उसको चेंज कर देना, उसको 6 मंथ्स करना, ठीक है। अब आते हैं सर डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर का भी बहुत सुंदर कंसेप्ट है। पार्टनर तो होने चाहिए सर मिनिमम 2, लेकिन अब सर ये डेजिग्नेटेड पार्टनर पहले तो बताओ, और ये पार्टनर के बीच का डिफरेंस क्या है सर, बाद में हम समझेंगे सर कि ये लिमिट वगैरह सब क्या है। देखो पार्टनर वो होता है सर जो बिजनेस या जो धंधे को क्या करता है बच्चों, मैनेज करता है। सर डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर वो पर्सन होता है जो उस एलएलपी के लीगल लीगल कंप्लायंसेस को चेक करता है कि भाई हमने सब कुछ लीगल कंप्लायंस किया है या नहीं है, मतलब हमने ऑडिटर को अपॉइंट किया है, क्या हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल किया है, क्या हमने इनकम टैक्स का पेमेंट किया है, क्या हमने जीएसटी का पेमेंट किया है, क्या हमने ऑडिटर को ऑडिट करवाया है। तो ये सब लीगल कंप्लायंसेस कौन चेक करता है बच्चों, डेजिग्नेटेड पार्टनर। और पार्टनर का काम क्या है सर, बिजनेस को मैनेज करना, मतलब अगर मैं सर सिंपल हिंदी में बोलूं तो पार्टनर का काम है धंधा चलाना, और डेजिग्नेटेड पार्टनर का काम है लीगल एस्पेक्ट्स को देखना, लीगल एस्पेक्ट्स को देखना, ठीक है। अब सर तो इतना तो सर हमें समझ में आ गया, डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब वो जो लीगल एस्पेक्ट्स को देखेगा। पार्टनर कितने होने चाहिए सर, 2, और ये 2 पार्टनर कौन हो सकते हैं सर, ये बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। अब लॉ कहता है डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा, जो लीगल कंप्लायंसेस को चेक करेगा। अब लीगल कंप्लायंसेस को कौन चेक करेगा सर, एक इंडिविजुअली तो चेक कर सकता है, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर भी सर मिनिमम 2 होने चाहिए, और दोनों के दोनों कौन होंगे सर, इंडिविजुअल। तो याद रखना, तो एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स, एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स, देखो एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। कितने होने चाहिए सर, 2 इंडिविजुअल्स एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। और सर और इसमें देखो, क्योंकि तुम लीगल कंप्लायंसेस का तुम्हारा काम क्या है, लीगल कंप्लायंसेस चेक करना, तो 2 इंडिविजुअल होंगे, और उसमें से सर उस इंडिविजुअल में से एक इंडिविजुअल कौन होगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। तो सर 2 इंडिविजुअल होंगे, देखो वहां पर मैंने पार्टनर में क्या बोला, 2 बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब 2 पार्टनर होंगे, उसमें से या वो दोनों पार्टनर या तो बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं या फिर इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, एक बॉडी कॉर्पोरेट एक इंडिविजुअल, या 2 इंडिविजुअल या दोनों बॉडी कॉर्पोरेट, कुछ भी हो सकते हैं सर। लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा सर, दोनों के दोनों इंडिविजुअल होंगे, और उसमें से एक इंडिविजुअल कौन होगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर पहले तो मैं रेसिडेंट का डेफिनेशन क्लियर कर लेता हूँ। रेसिडेंट मतलब वो इंडिविजुअल जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में था सर फॉर एटलीस्ट 120 डेज। तो बच्चों रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब कोई भी पर्सन हु स्टेज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 डेज इन अ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उसको हम कहते हैं बच्चों रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सर रेसिडेंट मतलब 120 डेज, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। समझ में आया। अब बहुत सारों बच्चों का अब क्वेरीज आएगा। अब क्या क्या क्वेरीज आएगा ध्यान से देखना, मैं तुम्हें बता देता हूँ अभी से। सर हमारा पहला क्वेरी, सर इस एलएलपी में 2 पार्टनर है, कौन, एक मिस्टर ए और एक्स लिमिटेड। सर आपने बोला था बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर बन सकता है, करेक्ट करेक्ट मैंने बोला था। तो सर अब आते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर, आपने क्या बोला सर कि 2 इंडिविजुअल होने चाहिए। अब बताइए सर, सर आपने बोला 2 इंडिविजुअल, सर यहाँ पर तो एक ही इंडिविजुअल है, मिस्टर ए, तो सर पहला डेजिग्नेटेड पार्टनर तो कौन होगा, मिस्टर ए, ठीक है। अब सर आप तो फंस गए, आपने तो बोला था 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे और दोनों के दोनों कौन होंगे, इंडिविजुअल। यहाँ तो एक्स लिमिटेड है सर, तो यहाँ पर लॉ कहता है अगर ऐसा केस हुआ
ऐसा केस मतलब जहां पर वन और मोर, जहां पर सर वन और मोर पार्टनर कौन है, इंडिविजुअल है एंड बॉडी कॉर्पोरेट, वन और मोर पार्टनर्स इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उस केस में याद रखना इस बॉडी कॉर्पोरेट का एक नॉमिनी, ये बॉडी कॉर्पोरेट एक पर्सन को नॉमिनेट करेगा और वो नॉमिनी क्या बन जाएगा, डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल। तो ये नॉमिनी कौन होगा सर, इंडिविजुअल होगा। तो एक्स लिमिटेड क्या करेगा, एक पर्सन को मतलब अपने अपने बिहाफ में एक पर्सन को नॉमिनेट करेगा और वो नॉमिनी क्या बन जाएगा सर, डेजिग्नेटेड पार्टनर। समझ में आया। और अब हो गया इंडिविजुअल, ये भी इंडिविजुअल, ये भी इंडिविजुअल। अब इन दोनों में से सर एक एक कौन होगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाकी नॉन रेसिडेंट में से चलेगा सर, बाकी चलेगा। सर हमारा एक और क्वेरी है सर, मान लो एलएलपी है सर, 3 पार्टनर सर, मिस्टर ए, ठीक है, उसके बाद सर मान लो मिस्टर, नहीं सर ये तो सर ये तो सर इजी हो जाएगा, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करते। मान लो सर इसमें हमारे 4 पार्टनर है, कौन है, एक्स लिमिटेड पहला पार्टनर, वाई लिमिटेड दूसरा पार्टनर, जेड लिमिटेड तीसरा पार्टनर, ए लिमिटेड चौथा पार्टनर। ये 4 पार्टनर है सर। तो पार्टनर तो सर इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 पार्टनर्स चाहिए, करेक्ट। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर सर कौन होगा, मैंने बोला था एटलीस्ट कौन होने चाहिए सर, 2 इंडिविजुअल और उसमें से एक कौन होगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सर एक्स लिमिटेड क्या करेगा, एक नॉमिनी अपॉइंट करेगा और वाई लिमिटेड भी क्या करेगा सर, एक नॉमिनी अपॉइंट करेगा। जेड लिमिटेड यहाँ पर नॉमिनी का जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास हमें तो सर क्या चाहिए, 2 इंडिविजुअल चाहिए, 2 इंडिविजुअल हमें मिल गए और उसमें से इन 2 नॉमिनी में एक कौन होगा बच्चों, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है सर। सर एक लास्ट क्वेरी, एक लास्ट क्वेरी सर, एक लास्ट क्वेरी, बस एक लास्ट क्वेरी सर, एलएलपी है, इसमें सर सबसे पहले क्या आएगा, कंपनी एक्स लिमिटेड, मान लो एक पार्टनर है, पहला पार्टनर इस एलएलपी में, पहला पार्टनर एक्स लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट, वाई लिमिटेड, उसके बाद मिस्टर ए। तो सर डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा, अगेन मिस्टर ए एक तो हो जाएगा और उसके अलावा सर एक्स लिमिटेड या वाई लिमिटेड दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक क्या करेगा, एक नॉमिनी अपॉइंट कर देगा और इन 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में कोई एक क्या होगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हो गया बच्चों, ये है हमारा कंसेप्ट कि डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होगा बच्चों, दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, दोनों के दोनों इंडिविजुअल और उसमें से एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन हाँ देखो, लेकिन अगर सर सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट है या फिर वन और मोर पार्टनर्स क्या, इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट, तो उस केस में सर, तो उस केस में एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स और नॉमिनीज, एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स या फिर नॉमिनीज ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट शॉल एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। याद रखना उस केस में, याद रखना नॉमिनी शॉल एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है। रेसिडेंट इन इंडिया मैंने बोल दिया, प्रीसीडिंग ईयर में उसने एटलीस्ट 120 डेज, याद रखना प्रीसीडिंग ईयर में एटलीस्ट 120 डेज में इंडिया में रहा। सर एलएलपी के कैरेक्टरिस्टिक्स, सर आपने तो बोले थे एलएलपी के तो वही फीचर्स है जो फीचर्स कंपनी के थे, करेक्ट, मैंने बोला था सर। तो सबसे पहले एलएलपी क्या होता है सर, बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि हमने तो सर पढ़ा है बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन, एंड बॉडी कॉर्पोरेट में क्या आता है, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया, तो एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, उसका अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका अपना खुद का एक पर्सनालिटी है, सेपरेट एग्जिस्टेंस है। तो वो उसके बाद सर परपेचुअल सक्सेशन, पार्टनर्स का डेथ हो, पार्टनर्स का एडमिशन हो, इंसॉल्वेंसी हो, रिटायरमेंट हो, कुछ भी हो, एलएलपी चलता रहेगा। सर पार्टनरशिप, पार्टनर अलग है, एलएलपी अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी। सर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, मतलब सर एक पार्टनर एलएलपी का, ही इज नॉट एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर इन एलएलपी। अगर एक पार्टनर ने अगर मान लो कुछ मिसकंडक्ट किया है या रॉन्ग या इनकरेक्ट, मतलब क्या कहते हो सर, मिसकंडक्ट किया है या फिर उसने कुछ ऐसा गलत किया है सर, उसके लिए दूसरा पार्टनर लायबल नहीं होगा। तो पार्टनर कौन सर, इसलिए म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट एलएलपी में नहीं है। लेकिन हाँ जो पार्टनर है, पार्टनर वो इज एन एजेंट ऑफ एन एलएलपी, वो एलएलपी का तो एजेंट है सर, लेकिन म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट नहीं है। उसके बाद सर एलएलपी कैसे बनेगा, बाय वे ऑफ एन एलएलपी अग्रीमेंट। ये सर किस फॉर्म में होता है, ये होता है हमारा रिटन फॉर्म में। क्या होता है बच्चों, रिटन फॉर्म। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्या है सर, एलएलपी क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ठीक है, ये भी सर हमें समझ में आ गया, एलएलपी क्या होता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कैसा सर, आर्टिफिशियल मैंने बताया था कंपनी में, आर्टिफिशियल मतलब इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, ये नेचुरल पर्सन नहीं है, मतलब वो उसका खुद का हाथ नहीं है,
खुद खुद वो ब्रीथ नहीं कर सकता, उसकी आंखें नहीं है सर, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। और लीगल क्यों है सर? बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस, इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस, तो इसीलिए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो अगर उसको बंद भी करना है तो इट विल बी डिसॉल्व बाय वे ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। सर कॉमन सील हमने पढ़ा था सर, कंपनी के केस में कॉमन सील क्या ऑप्शनल है, तो वैसे यहाँ पर भी कॉमन सील इज नॉट मैंडेटरी, वो क्या है सर? ऑप्शनल है। लेकिन हाँ, इस केस में याद रखना, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में कॉमन सील अगर लगेगा, नॉर्मली हर डॉक्यूमेंट में कॉमन सील लगता है, तो जब भी कॉमन सील तुम अटैच करोगे कोई भी डॉक्यूमेंट में, तो वो कॉमन सील अटैच किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ, याद रखना, कॉमन सील शैल बी अफिक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। हमने बोला था मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, तो वो जो भी अफिक्स किया जाएगा इट शैल बी अफिक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। याद रखना 2 और दोनों के दोनों कौन है सर? इंडिविजुअल। तो इट शैल बी, मतलब कॉमन सील शैल बी अफिक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। उसके बाद सर लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। लाइबिलिटी किसका लिमिटेड होता है बच्चों? पार्टनर्स का। पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है। सर पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकता है? आंसर इज नो सर। लेकिन हो सकता है क्या सर? देखो, पार्टनर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम्हें याद है, अगर एलएलपी का नंबर रिड्यूस हो जाता है बिलो 2 और तुम बिजनेस कैरी कर रहे हो मोर देन 6 मंथ्स, तो उस केस में फिर पार्टनर बिकम पर्सनल लायबल। या फिर मान लो पार्टनर ने फ्रॉड वगैरह किया है, तो उस केस में भी लाइबिलिटी क्या हो जाता है? अनलिमिटेड। अदरवाइज पार्टनर का लाइबिलिटी हर वक्त क्या होता है? लिमिटेड। सिमिलर टू कंपनीज एक्ट। सर बिजनेस का मैनेजमेंट कौन करता है? पार्टनर। और लीगल कंप्लायंसेस कौन संभालता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2, मैक्सिमम नंबर में कोई भी लिमिट नहीं है। और बिजनेस, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन ही होता है फॉर अ पर्पस ऑफ बिजनेस, और उस बिजनेस का सर होल एंड सोल मोटिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। तो कोई भी बिजनेस, मतलब कोई भी एलएलपी, मतलब सॉरी सर, कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बिजनेस के डेफिनेशन में नहीं आता, और उसके लिए तुम एलएलपी खोल नहीं सकते हो। कन्वर्जन इनटू एलएलपी और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स इतना रिलेवेंट नहीं है, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। अब आते हैं बच्चों डिफरेंस। अब डिफरेंस तो बच्चों देखो, डिफरेंस बहुत ही सिंपल है। एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है अभी तक तो तुम्हें पता चल गया होगा, एक बार मैं गो थ्रू कराता हूँ। एलएलपी एलएलपी एक्ट में आता है, पार्टनरशिप पार्टनरशिप एक्ट में आता है। सर पार्टनरशिप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। एलएलपी में सेपरेट लीगल एंटिटी, फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एलएलपी में परपेचुअल सक्सेशन है, फर्म में परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। सर एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म में म्यूचुअल एजेंसी है। एलएलपी में पार्टनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है सर। सर पार्टनरशिप फॉर्म मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, यहाँ पर मिनिमम 2 मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। सर एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का कंसेप्ट चलता है, क्या पार्टनरशिप फॉर्म में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है सर? आंसर इज नो। उसके बाद सर एलएलपी को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, मतलब रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर तो करना ही पड़ेगा बाय वे ऑफ एन एलएलपी अग्रीमेंट, और हमें आरओसी के पास जाना पड़ेगा, आरओसी हमें सर्टिफिकेट देगा, हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के केस में सर रजिस्ट्रेशन क्या है? ऑप्शनल है। ये तो हमने पढ़ा था सर, ये तो हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद सर एलएलपी के नाम के बाद में क्या होगा? देखो, नेम ऑफ एलएलपी शैल कंटेन सफिक्स एज एलएलपी, मतलब एलएलपी का जब नाम खत्म होगा उसमें सफिक्स में क्या होता है? एलएलपी। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कुछ नहीं है, पार्टनरशिप फर्म में तुम अपनी इच्छा से जो नाम रखना है रखो। लेकिन एलएलपी के केस में याद रखना, एलएलपी वर्ड अटैच होगा। मतलब सर ये क्या है सर, इसका मतलब आप थोड़ा हमें बता दीजिए। इसका मतलब ये बच्चों, जैसे मान लो तुमने बनाया है एलएलपी एबीसी, तो एबीसी एलएलपी लिखा हुआ रहेगा, एबीसी एलएलपी। या मान लो एक्स एलएलपी, तो तुम्हें अपने सफिक्स में ऐड करना पड़ेगा एलएलपी, तो वही लिखा है नेम शॉल कंटेन द वर्ड एलएलपी एज अ सफिक्स। ठीक है सर। लाइबिलिटी हमने बता दिया, म्यूचुअल एजेंसी हमने बता दिया, कॉमन सील मैंने बोला ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पर कॉमन सील का कोई कंसेप्ट नहीं है पार्टनरशिप फर्म में। उसके बाद सर माइनर, हाँ माइनर का एक डिफरेंस याद रखना, मैंने क्या बोला था? माइनर पार्टनरशिप में एडमिट हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। लेकिन याद रखना एलएलपी के केस में तुम माइनर को एडमिट नहीं कर सकते, मतलब माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर एलएलपी एट एनी कॉस्ट। ना ही वो एडमिटेड टू द बेनिफिट्स होगा, ना ही वो पार्टनर, मतलब कुछ नहीं, माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर एलएलपी। ठीक है, एक बार तुम्हें डिफरेंसेस देखो, 15 डिफरेंसेस है सर। क्या हमें सारा याद रखना? ऑब्वियसली आंसर इज नो। कोई भी 7, कोई भी 7 या 8, ट्राई करो 8, क्योंकि 7 मार्क्स का आएगा, 8 याद रखोगे तो एक तो तुम भूलोगे, एक तो सर हमें भूलना ही है, शगुन का तो हम भूलेंगे एक, तो 8 याद रखना है। ठीक है, कितना? 8। एलएलपी और कंपनीज एक्ट सर, एलएलपी, अच्छा एलएलपी और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, यहाँ पर एलएलसी है। देखो एलएलसी और एलएलपी अलग होता है, ठीक है बच्चों, एलएलसी और एलएलपी अलग होता है। एलएलसी मतलब कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जो हमने पढ़ा है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी।
तो कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में भी सर डिफरेंस है। इसका एलएलपी एक्ट है, इसका कंपनीज एक्ट है। इसमें सर मेंबर का कंसेप्ट चलता है, इसमें पार्टनर का कंसेप्ट चलता है। इसमें सफिक्स में क्या होगा एलएलपी, इसमें क्या होता है सर, या तो प्राइवेट लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट ओपीसी। सर यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। यहाँ मैंने बोला था मिनिमम कितना है 1, 2 और 7। सर ओपीसी के केस में कितना होता है, मैंने बोला था ओपीसी, सॉरी सर मैंने ओपीसी के केस में मिनिमम 1, प्राइवेट केस में मिनिमम 2 और पब्लिक के केस में सर मिनिमम 7। और मैक्सिमम कितना बोला था, प्राइवेट के केस में मैक्सिमम कितना 200 और पब्लिक के केस में कोई लिमिट नहीं। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, हाँ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स देखो दोनों, देखो यहाँ मेंबर का लाइबिलिटी भी लिमिटेड होता है, पार्टनर का लाइबिलिटी भी लिमिटेड होता है। मेंबर का लाइबिलिटी कितना लिमिटेड है, टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट और टू द एक्सटेंट ऑफ द सर अनपेड वैल्यू, याद है अनपेड वैल्यू ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। लेकिन यहाँ पर कितना है, जितना तुमने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए अग्री किया, मतलब जो पार्टनर्स अपना कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए अग्री करते हैं उतना तक का लाइबिलिटी, मतलब जितना उन्होंने वादा किया, वादा जितना उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम उतना कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो तुम्हारा लाइबिलिटी उतना तक ही है, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद सर बिजनेस को मैनेज यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, यहाँ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स करते हैं। यहाँ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मिनिमम 2 है और यहाँ डायरेक्टर का कंसेप्ट चलता है। तो ये बच्चों हमारा डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड एलएलपी एंड बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी। ठीक है सर। सर अब हम आगे चलते, ये तो सर सिंपल था। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले वाले सब टॉपिक्स तो इजी थे, अब कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो बच्चे भूल जाते हैं और इंस्टीट्यूट एक्सपर्ट है उन टॉपिक से क्वेश्चन पूछने में। तो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों सर नाम। एलएलपी का सर नाम से रिलेटेड कुछ नोट्स है। क्या नोट्स है सर? सर पहला पॉइंट ये है कि जो भी एलएलपी होगा सर उसके नाम के लास्ट वर्ड्स में क्या लिखा हुआ रहेगा, एलएलपी, या तो फुल फॉर्म में या शॉर्ट में। तो एवरी एलएलपी शैल हैव द वर्ड्स एज द लास्ट वर्ड ऑफ इट्स नेम, मतलब हर एलएलपी में दे शैल हैव द वर्ड्स अटैच एज द सफिक्स, वो सफिक्स वाला पॉइंट। ठीक है। उसके अलावा सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, कोई भी एलएलपी सर, नो एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम व्हिच इज अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब मान लो बच्चों क्या होता है, क्वेश्चन ये है सर, तुम एलएलपी का नाम, कौन कौन सा नाम है, मतलब क्या क्या नाम है, ऐसा कौन कौन सा नाम है जो हम, जब हम एलएलपी का नाम डिसाइड करें तो नाम डिसाइड करने के पहले हमें कुछ कंसिडर करना पड़ता है, कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं। तो लॉ कहता है कि कोई भी एलएलपी सर, एलएलपी जो है इट शैल नॉट बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम, मतलब कोई भी एलएलपी का ऐसा नाम नहीं होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत वो क्या है, अनडिजायरेबल। तो कोई भी ऐसा नाम, मतलब एलएलपी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम व्हिच इज अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सर अनडिजायरेबल का मतलब तुमने मान लो सर रखा थाईलैंड एलएलपी, तो ये क्या है सर, अनडिजायरेबल। तुमने रखा सर बैंकॉक एलएलपी, सर आप ऐसी ऐसी बातें क्यों करते हो सर हमारे साथ, तो ये भी क्या है सर, अनडिजायरेबल। सर हमने रखा प्रेसिडेंट एलएलपी, ये भी क्या है सर, अनडिजायरेबल। हमने रखा सर इंडिया एलएलपी, ये भी क्या है सर, अनडिजायरेबल। हमने रखा सर प्राइम मिनिस्टर एलएलपी, तो ये सब क्या है सर, अनडिजायरेबल। ठीक है, क्योंकि ये सब नाम क्या सर, अनडिजायरेबल है, तो इस नाम से तुम एलएलपी नहीं बना सकते हो। या फिर कोई भी ऐसा नाम रखा सर जो आइडेंटिकल है या रिजम्बल करता है सर, आइडेंटिकल या रिजम्बल करता है किससे, कोई दूसरे एलएलपी से या कोई दूसरे कंपनी से। सर दूसरे एलएलपी से या दूसरे कंपनी से क्या करता है, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होता है या फिर रिजम्बल करता है। सर आइडेंटिकल या रिजम्बल, आइडेंटिकल या रिजम्बल करता है किससे, कोई दूसरे एलएलपी से या कोई दूसरे कंपनी। जैसे मान लो तुमने रिलायंस एलएलपी एक नाम रखा, रिलायंस एलएलपी, मुझे बताओ क्या सर ये नेम आइडेंटिकल है, रिजम्बल करता है सर, रिजम्बल करता है, करेक्ट। आइडेंटिकल बोल रहे, रिजम्बल करता है, किससे रिजम्बल करता है सर, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से, तो इसलिए ये नाम हम नहीं रख सकते, है ना। सेकंड सर हमने नाम रखा टाटा एलएलपी, क्या सर हम ये नाम रख सकते हैं ना, क्योंकि ये भी क्या है बच्चों, आइडेंटिकल है, क्या है, आइडेंटिकल है विथ अनदर अनदर कंपनी, विथ टाटा, टाटा, टाटा सन्स, विथ टाटा सन्स, तो इसीलिए ये नाम भी हम नहीं रख सकते। ठीक है। तो सर कोई भी नाम जो आइडेंटिकल या रिजेंबल करता है सर विथ विथ द अदर कंपनी, ठीक है,
विद अनदर एलएलपी या विद अनदर कंपनी। तो कोई भी अगर तुम्हारा क्या कहते हैं सर आइडेंटिकल करता है, मतलब आइडेंटिकल है रिजेंबल करता है, तो वो हम नहीं रख सकते। या फिर या फिर या फिर हमने कोई ऐसा नाम रखा है बच्चों जो आइडेंटिकल है या फिर रिजेंबल करता है विद अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ठीक है, जैसे मान लो सर तुमने मान लो कोई ट्रेडमार्क रखा अपना, ठीक है, कोई भी ट्रेडमार्क है और वो ट्रेडमार्क क्या है सर आइडेंटिकल है या रिजेंबल है विद अनदर ट्रेडमार्क, विद अनदर ट्रेडमार्क, तो उस केस में बच्चों हम क्या कर सकते हैं, ये नाम हम नहीं ले सकते। तो LLP shall not be registered by a name which is undesirable or identically resembles with another LLP, with another company or with another registered trademark और with a registered trademark। समझ में आया? हाँ, लेकिन देखो इसमें ना एक चीज हो सकता है बाय द वे, एक चीज अगर हो सकता है, हालांकि तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है। अब जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अब रिलायंस इंडस्ट्री ने अगर खुद ने डिसाइड किया कि हम एक LLP खोलेंगे, तो उस केस में सर वो खुद, अगर वो खुद चाहे तो रिलायंस LLP खोल सकते हैं विद द नेम ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज LLP, विद द नेम ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज LLP। तो वो खुद तो खोल ही सकते हैं अपने नाम से, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ कोई दूसरा सर, कोई दूसरा वो उस नाम से LLP नहीं खोल सकता। समझ में आया? रिलायंस खुद के मतलब खुद से तो अपने नाम से LLP खोल ही सकता है सिमिलर नेम से, लेकिन कोई दूसरा उस सिमिलर नेम से LLP नहीं। तो वही लिखा हुआ है नो LLP शैल बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम व्हिच इज अनडिजायरेबल, आइडेंटिकल और रिजेंबल्स। ठीक है सर, ये हमें अच्छे से समझ में आ गया। या फिर विद रिजेंबल्स विद ट्रेडमार्क। अब ये तो सर दो पॉइंट है कि हर LLP मतलब every LLP shall have the words attached to the last word of its name as a suffix, and LLP shall not be registered which मतलब an LLP shall not be registered by a name which is undesirable or identically resembles with another LLP or company in the opinion of central government। उसके अलावा सर अब देखो जब भी तुमने कोई नाम डिसाइड किया ना, तुमने नाम तो डिसाइड कर लिया, तुमने चेक किया अनडिजायरेबल है नहीं है, तुमने चेक किया आइडेंटिकल है नहीं है, रिजेंबल है नहीं है, तो फिर तुमने नाम फाइनल किया। और वो जो नाम तुमने फाइनल किया ना, उस नाम के लिए ना तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा किसको? ROC को। क्या करना पड़ेगा? ROC को। मतलब सर मान लो मैंने एक LLP का नाम रखा, क्या नाम रखा सर? LLP का नाम रखा राम LLP, ये मैंने एक नाम रखा LLP का। अब इस ये नाम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने डिसाइड किया ये नाम, अब ये नाम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई किसको अप्लाई करूंगा बच्चों? ROC को। ROC को मैंने अप्लाई किया। अब जब मैंने नाम अप्लाई किया ROC को, तो ROC क्या करता है बच्चों? चेक करेगा कि भाई नाम ठीक है नहीं है, सब कुछ चेक करेगा। और फिर हम ROC को अप्लाई करेंगे और ROC फिर चेक करेगा। चेक करने के बाद ROC क्या करेगा? हमारा नाम कर देगा बच्चों रिजर्व। रिजर्व मतलब अब ये नाम कोई और नहीं ले सकता, ये नाम अब मेरा है। अब इस नाम के ऊपर कोई भी नजर नहीं डाल सकता सर, ये नाम सिर्फ और सिर्फ मेरा है ना? तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, राम LLP तुम सिर्फ मेरे हो। तो ये नाम हमने क्या करवा लिया? रिजर्व करवा लिया। अब ये नाम को कोई और टच भी नहीं कर सकता सर। लेकिन सर ये जो तुमने रिजर्व कराया है, ये रिजर्वेशन का कोई वैलिडिटी तो होगा? ऐसा तो है नहीं कि 3 साल तक 2 साल तक नाम रिजर्व पड़ा रहेगा, नहीं। ये नाम तुम रिजर्व करवा सकते हो अप टू अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स तक ही ये नाम रिजर्व होता है। तो इसका मतलब क्या है सर कि तुम अपना LLP इनकॉर्पोरेट कर लेना 3 महीने तक। अगर तुम अपना LLP इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते 3 महीने तक, तो फिर वो नाम पहले तो रिजर्व था, लेकिन 3 महीने के बाद फिर वो नाम रिजर्व नहीं रहेगा। तो फिर उस केस में क्या होगा सर? सर उस केस में फिर हमें दूसरे नाम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने का टाइम लिमिट चला गया, तो दूसरे नाम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपल है, प्रोविजन क्या सर? कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है ROC को, सच फॉर्म, सच मैनर एंड सच फी एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। मतलब नाम अगर तुम्हें रिजर्व करना है तो तुम ROC को अप्लाई कर सकते हो सच फॉर्म एंड सच मैनर में, मतलब पर्सन में अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम टू ROC। फिर ROC क्या करेगा? अगर सेटिस्फाइड है तो वो नाम रिजर्व कर देगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। समझ में आया? तो 3 महीने के लिए नाम रिजर्व कर दिया जाएगा।
तो सर सिंपल है, तुम अप्लाई करोगे आरओसी को फॉर रिजर्वेशन, और आरओसी अगर सेटिस्फाइड है तो वो नाम रिजर्व कर देगा। तो सबसे पहले एलएलपी के नाम में सर सफिक्स होगा एलएलपी। एलएलपी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम जो अनडिजायरेबल है, आइडेंटिकल है, रिजेंबल है इन द ओपिनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट। अप्लाई करोगे रिजर्वेशन के लिए, आरओसी सेटिस्फाइड है तो नाम रिजर्व कर देगा, और रिजर्वेशन कब तक होगा, 3 महीने तक होगा। ठीक है, अब आते हैं सर एलएलपी का नाम अगर चेंज हो रहा है। अब ये जो चेंज वाला प्रोविजन ना, देखो चेंज दो तरीके से हो सकता है सर, देखो ध्यान से सुनो मेरा बात, देखो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना सर। अब देखो क्या लिखा, अगर तुम्हें कोई एलएलपी का नाम चेंज करना है तो देखो दो चीज हो सकता है, ठीक है। या तो तुम खुद मतलब वॉलंटरली उसका नाम चेंज कर लो, और अगर नाम चेंज करोगे तो भी तुमको आरओसी को अप्लाई करना पड़ेगा और नाम का रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, और वो रिजर्वेशन 3 महीने तक रहेगा अगर तुम वॉलंटरली चेंज करते हो, ठीक है। लेकिन सर अगर कुछ केस होता है जहां पर हमें नाम कंपलसरी चेंज करना पड़ता है, अब वॉलंटरी जब चेंज करना पड़ता है उससे रिलेटेड हमारे ऐसे सिलेबस में कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सर नाम क्या करना है, कंपलसरी चेंज करना है, क्या करना है, कंपलसरी चेंज, इसका प्रोविजन हमारे सिलेबस में। तो सर क्वेश्चन होता है ऐसा कौन कौन सा सिचुएशन है जहां पर नेम हमें चेंज करना ही पड़ेगा, तुम बताओ। नाम कब चेंज करना, मतलब कहने का मतलब हमारा मजबूरी है सर, एलएलपी का मजबूरी है, एलएलपी को चेंज करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई उपाय नहीं है। तो सर एलएलपी, देखो अगर कोई भी एलएलपी विच इज रजिस्टर्ड बाय अ नेम सर जो आइडेंटिकल है या रिजेंबल करता है विद अनदर एलएलपी या विद अनदर कंपनी या विद अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ ए प्रोप्राइटर। तो इसका मतलब क्या है सर, अगर कोई एलएलपी है जिसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो गया है और बाद में पता चलता है कि उस एलएलपी का जो नाम है सर वो क्या है, अनडिजायरेबल है, आइडेंटिकल है या रिजेंबल करता है ना। जैसे मान लो सर मैंने रखा फॉर एग्जांपल रिलायंस एलएलपी, मैंने अपना नाम डिसाइड किया, मैंने आरओसी को अप्लाई किया, आरओसी ने क्या किया, आरओसी ने मेरा नाम को रिजर्व भी कर दिया, और फिर मैंने क्या किया, रिलायंस एलएलपी इनकॉर्पोरेट भी करवा लिया, मैंने तो इनकॉर्पोरेट भी करवा लिया सर। अब इनकॉर्पोरेशन हो गया, और किस नाम से हुआ है, रिलायंस एलएलपी। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पता चलता है कि कोई ऐसा एलएलपी है जो उनके नाम से रिजेंबल करता है, मैच करता है। तो अब ये रिलायंस इंडस्ट्री के नाम से मैच कर रहा है। अब रिलायंस इंडस्ट्री क्या करेगा सर, रिलायंस इंडस्ट्री किसके पास जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्री जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। देखो क्या लिखा है, एनएलपी रजिस्टर्ड बाय अ नेम व्हिच इज आइडेंटिकल वगैरह, ठीक है सर। तो अगर तुम्हारा नेम आइडेंटिकल है, मतलब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया, एनएलपी व्हिच इज रजिस्टर्ड, जिसका नाम क्या आइडेंटिकल है या रिजेंबल है, तो उस केस में फिर क्या होगा सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो कंपनी है जिससे तुम्हारा नाम मिलता जुलता है, वो कंपनी किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा कि तुम अपना नाम चेंज करो, और चेंज करो विद इन 3 मंथ्स। ये हमारा पहला पॉइंट क्या है सर, अगर कोई एलएलपी है जो रजिस्टर्ड है बाय अ नेम व्हिच इज आइडेंटिकल वगैरह, तो उस केस में सर क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एन एप्लीकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा सर, जिससे तुम्हारा नाम मिलता जुलता है, वो एप्लीकेशन फाइल करेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा उस एलएलपी को नाम चेंज करने के लिए विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगा वहां से 3 महीने के अंदर चेंज करना है। मतलब तुम्हें बेसिकली यहाँ पर क्या होता है सर, सिंपल अगर मैं बोलूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको डायरेक्शन देगा, ऑर्डर देगा, और तुमको 3 महीने में चेंज करना है, मतलब नाम यहाँ पर हमें 3 महीने में चेंज करना है। तो जब भी हमारा नाम आइडेंटिकल वगैरह हो तो हमें 3 महीने के अंदर अंदर उस नाम को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब क्या होता है सर, देखो 3 मंथ्स का टाइम लिमिट है, मतलब जब उन्होंने ऑर्डर पास किया वहां से 3 महीने में नेम चेंज करना है। अगर तुमने 3 महीने में नेम चेंज कर लिया तो क्या होगा, अगर नहीं किया तो क्या होगा। अगर हमने 3 महीने में नाम चेंज कर लिया तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरओसी को इंटीमेट करेंगे विद इन 15 डेज, ठीक है। और आरओसी क्या करेगा, हमें एक न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज। जब चेंज किया वहां से 15 दिन के भीतर भीतर हमें क्या करना पड़ेगा, आरओसी को बताना पड़ेगा।
मतलब हमें आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आरओसी को इंटीमेट करेंगे, आरओसी क्या करेगा, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा, और फिर हम क्या करेंगे, अपने एलएलपी अग्रीमेंट, याद है एलएलपी अग्रीमेंट जहां पर पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज होता है, उस एलएलपी अग्रीमेंट में हम क्या करेंगे, अपना नाम चेंज करवा लेंगे विद इन 30 डेज। मतलब उस एलएलपी अग्रीमेंट को चेंज करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। कब से 30 डेज सर, जब आरओसी ने हमें क्या किया था, आरओसी ने हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया था, वहां से 30 दिन, वहां से 30 डेज में हमें क्या करना पड़ेगा, अग्रीमेंट में नाम, तो याद रखना आरओसी को बताना 3 महीने में, अगर तूने नाम चेंज कर लिया तो आरओसी को बताना 15 दिन में, फिर तुम अपने एलएलपी अग्रीमेंट में नाम चेंज कर लेना विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब सर अगर हमने नाम चेंज नहीं किया तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट खुद हमें एक नया नाम देगा, आरओसी खुद तुम्हारा नाम चेंज कर देगा, कहां पर, रजिस्टर ऑफ एलएलपी में, रजिस्टर ऑफ एलएलपी में, और आरओसी खुद तुमको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू करेगा। तो सर अगर अगर तुमने नाम चेंज नहीं किया, तुमने डिफॉल्ट कर दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको नया नाम दे देगा, आरओसी तुम्हारा नाम चेंज कर देगा और तुमको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू कर देगा। समझ में आया? तो सर अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, हमारे सिलेबस में जो प्रोविजन है वो है कंपलसरी चेंज के ऊपर, नाम तुम्हें कंपलसरी चेंज करना पड़ेगा अगर वो नाम आइडेंटिकल है, रिजेंबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको ऑर्डर पास करेगा और तुम्हें नाम चेंज करना है 3 महीने के अंदर अंदर। 3 महीने में अगर नाम चेंज कर दिया तो आरओसी को बताना 15 दिन में अपना नया नाम, और फिर जब आरओसी तुमको नया सर्टिफिकेट इशू करेगा वहां से 30 दिन के भीतर भीतर एलएलपी अग्रीमेंट में नाम चेंज कर देना। अगर तुमने नाम चेंज नहीं किया 3 महीने में तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको नया नाम दे देगा, आरओसी वही नाम रजिस्टर में एंटर कर देगा और एक नया सर्टिफिकेट आरओसी खुद तुमको इश्यू कर देगा, ठीक है। तो बच्चों ये, और लास्ट में लिखा है नथिंग शैल प्रिवेंट एन एलएलपी फ्रॉम सब्सिक्वेंटली चेंजिंग इट्स नेम। कहने का मतलब क्या है, अगर तुम्हें दोबारा अपना नाम चेंज करना है तो तुम दोबारा अपना नाम चेंज कर सकते हो, उस दोबारा नाम चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सर ये है हमारा चेंज ऑफ नेम के ऊपर प्रोविजन, इंपॉर्टेंट है। एक तो नेम वाला पॉइंट, चेंज ऑफ नेम वाला और रिजर्वेशन वाला, ये इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। देखो मैं फिर से एक बार तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, ये चेंज ऑफ नेम वाला इंपॉर्टेंट है सर, और एक नेम कि नेम में हमारा क्या होना चाहिए सर, सफिक्स होना चाहिए, और नेम मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, और नेम का रिजर्वेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं सर इनकॉर्पोरेशन की, एक एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कैसे करना। हमने पढ़ा था सर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, याद है, फॉर्म, डॉक्यूमेंट, डिक्लेरेशन, इंफॉर्मेशन। वैसे एलएलपी का, अब एलएलपी का सर प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमने पढ़ा था एलएलपी का एडवांटेज क्या है, सिंपल, फ्लेक्सिबिलिटी, इजी टू फॉर्म। तो यहाँ पर क्या है सर, इनकॉर्पोरेशन का पहला पॉइंट क्या है, टू और मोर पर्सन्स carrying a lawful business shall subscribe their names to an incorporation document to form an LLP। तो सर पहला स्टेप क्या है कि अगर तुम्हें LLP बनाना है तो तुम्हें कम से कम 2% चाहिए जो अपना नाम को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब याद है, कमिट करेंगे, कमिट किसमें, टू एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। देखो अगर कंपनी बनाना है तो एमओए में वो क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं एमओए। एमओए में याद है क्लॉज आता है, अगर तुम्हें याद है तो क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर क्लॉज, याद है, एक सब्सक्राइबर क्लॉज आता है, एक कैपिटल क्लॉज आता है। तो वैसे ही सर यहाँ पर अगर एलएलपी में अगर तुम्हें पार्टनर्स को सब्सक्राइब करना है तो वो कहाँ सब्सक्राइब करते हैं, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। वहां पर एमओए होता है, यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता है। तो टू और मोर पर्सन्स can form an LLP by subscribing the name। यही इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट तुम किसको फाइल करोगे, आरओसी को फाइल करोगे। कौन सा आरओसी को, जहां पर तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, उस आरओसी को फाइल करोगे। और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट तो जाएगा ही सर, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ साथ स्टेटमेंट जाएगा। वो स्टेटमेंट कौन देगा सर, एडवोकेट सीए सीएमए। हाँ सर हमें याद आ रहा है, ये सिमिलर टू कंपनीज है। और उसके अलावा एक तो एडवोकेट देगा सर, या सीए सीएमए, मतलब इनमें से कोई एक पर्सन देगा, प्लस एनी वन पर्सन हु हैज सब्सक्राइब्ड हिज नेम टू द इनकॉर्प। मतलब 2 पार्टनर्स है, दोनों में से कोई एक पार्टनर प्लस एडवोकेट सीएस और सीए में क्या देंगे सर, स्टेटमेंट देंगे। क्या स्टेटमेंट देंगे कि ऑल द रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड विद। अब सर आरओसी क्या करेगा, इस डॉक्यूमेंट को अपने पास रखेगा और 14 दिन के भीतर भीतर क्या करेगा सर,
तुम्हारा नाम को रजिस्टर करेगा और तुम्हें एक सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा, तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। और ये सर्टिफिकेट आरओसी क्या करता है, साइन करता है और सील करता है, एंड इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो चुका है। याद रखना ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, कंक्लूसिव एविडेंस। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। सर ये तो बहुत ही सिंपल था सर, इसमें तो कुछ भी नहीं था। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं। सिर्फ देखो क्या है, पहला पॉइंट क्या था, 2 और मोर पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन एलएलपी बाय सब्सक्राइबिंग द नेम टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। फिर सेकंड पॉइंट क्या था सर, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स है जो हमें क्या करते हैं सर, फॉलोइंग स्टेटमेंट शैल बी रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन एलएलपी। सर पहला स्टेटमेंट क्या है, डिक्लेरेशन जाएगा बाय सीए सीएम और एडवोकेट। और सेकंड डिक्लेरेशन बाय any one of the partners who have subscribed to incorporation document that all the requirements have been complied। और आरओसी फिर क्या करेगा सर, रजिस्ट्रार अगर वो उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सेटिस्फाइड है तो 14 दिन के बाद तुम्हारा 14 दिन के अंदर विद इन 14 डेज तुम्हारे नाम को रजिस्टर कर देगा और तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू कर देगा। और याद रखना ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट तुम किसको फाइल करोगे, आरओसी को फाइल करोगे। अब जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट तुम आरओसी को फाइल करोगे सर, उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या आएगा सर, उसके अंदर क्या आएगा, एलएलपी का नाम, एलएलपी का नाम, एलएलपी का नाम। उसके बाद से एलएलपी का क्या, बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस। उसके बाद एलएलपी का एड्रेस, एलएलपी का एड्रेस। और फिर सर पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम और एड्रेस, नाम और एड्रेस। सर बहुत ही सिंपल है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर जो हम फाइल करेंगे किसको, आरओसी को, उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या आएगा सर, एलएलपी का नाम, एलएलपी के बिजनेस का नेचर, सर एलएलपी का एड्रेस मतलब एलएलपी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस, और फिर एलएलपी के अंदर जो पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनका नाम और उनका एड्रेस। और उसके अलावा सर एक कॉमन पॉइंट क्या, अदर सच इंफॉर्मेशन एज प्रिस्क्राइब। अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं है सर हमारे सिलेबस में। और अगर तुमने कोई स्टेटमेंट फॉल्स दिया या ट्रू नहीं है तो फिर तुम्हें 2 साल तक का जेल, 10,000 का फाइन, विच में एक्सटेंड अप टू ₹5 लाख। ठीक है सर, ये इतना रेलेवेंट, फाइन याद रख लेना बट नॉट दैट रेलेवेंट। हमें सर ऊपर वाला पॉइंट याद रखना है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, अब बच्चों अगर अगर क्या होता है, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन हो गया, मतलब इसने क्या किया, आरओसी ने क्या किया सर, रजिस्टर भी कर लिया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी इशू कर लिया। अब मैंने तुम्हें बोला था जैसे ही एलएलपी रजिस्टर हो गया सर, अब क्या हो गया, एलएलपी का जो फीचर्स है नाउ इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। एलएलपी के फीचर्स जो है अब वो एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे। मतलब अब एलएलपी अलग, पार्टनर अलग। तो एलएलपी कैन बी sued, एलएलपी कैन डू ऑल सच एक्ट विच अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन डू। और एलएलपी का खुद का क्या होगा, shall by its name be capable of having a common seal। कॉमन सील खुद का वो रख सकता है, और वो खुद चाहे तो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, होल्ड कर सकता है और बेच सकता है। समझ में आया, मतलब सिंपल है सर। इसमें 3-4 पॉइंट्स है। जैसे ही तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हुआ, वंस रजिस्टर्ड, एलएलपी स्यू कर सकता है, कैन बी स्यूड। एलएलपी कैन डू ऑल सच एक्ट which a artificial person can do या which a body corporate can do, and LLP can have its own common seal, and LLP can enter into its own contract, मतलब खुद होल्ड या बाई या परचेज या सेल कर सकता है प्रॉपर्टी। तो ये बहुत ही सिंपल है सर। ठीक है, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्यू भी कर सकता है, स्यू भी हो सकता है, वो सब एक्टिविटी करेगा जो एक बॉडी कॉर्पोरेट करता है, खुद का एक कॉमन सील होगा और खुद प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकता है। ठीक है, खुद प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकता है। अब लास्ट वाला कंसेप्ट क्या है सर, हर एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस। मैंने बोला था जब तुम फाइल करते हो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट तो उसमें तुम क्या डालते हो, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। तो इसका मतलब हर एलएलपी का क्या होगा सर, एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। वो रजिस्टर्ड ऑफिस बेसिकली क्यों होता है सर, अगर तुम्हें कोई भी कम्युनिकेशन करना है, एलएलपी को नोटिस वगैरह भेजना है, चिट्ठी भेजना है, तो वो चिट्ठी तुम कहाँ भेजोगे, एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। तो एवरी एलएलपी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस वेयर ऑल द कम्युनिकेशन एंड नोटिस में बी एड्रेस्ड। ठीक है, उसके अलावा सर क्या है, हाँ अगर तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड, मतलब डॉक्यूमेंट में बी सेंट टू एन एलएलपी और पार्टनर। कैसे भेजोगे सर, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट तुम्हें भेजना है तो कैसे भेजोगे, या तो पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट। और कहाँ भेजोगे, रजिस्टर्ड ऑफिस में। तो फर्स्ट एवरी एलएलपी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस, एंड सेकंड एनी डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट तुम सर्व कर सकते हो आइदर बाय वे ऑफ पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट। और फिर एलएलपी चाहे तो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज भी कर सकता है। अगर तुमने चेंज किया तो तुम्हें आरओसी को बताना पड़ेगा। तो फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज इन आरओसी। तुम चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोटिस मतलब आरओसी को बता देना। और सर अगर तुमने कोई प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन किया, मतलब तुमने नाम चेंज, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया लेकिन आरओसी को नहीं बताया,
तो उस केस में सर उनको पेनल्टी लगेगा 500 रुपए का, और मैक्सिमम पेनल्टी है 50,000 फॉर LLP प्लस पार्टनर्स। 500 रुपए पर डे, मैक्सिमम 50,000। तो बच्चों ये होता है हमारा LLP चैप्टर यहाँ पर खत्म। सर क्या बात है सर, क्या बात है सर, आपने तो मजा ही कर दिया सर। हमने तो सोचा भी नहीं था सर कि आप हमारा ये खत्म भी कर दोगे। तो ये होता है हमारा क्लोज। ठीक है, तो देखो प्रोविजंस बहुत ही सिंपल है, मतलब एक बार तुम्हें बस एक बार अपने पीसफुल माइंड से रिलैक्स होके हाफ एन आवर ये रिवीजन लेक्चर देखना, उसके बाद हाफ एन आवर दे देना, बस हाफ एन आवर में फटाफट डेफिनेशन से स्टार्ट करना, और जो हमारे क्या है लास्ट वाले टॉपिक से याद रखना, लास्ट वाले टॉपिक से एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या क्या हो सकता है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके बाद सर हमारा नेम चेंज, रिजर्वेशन ऑफ नेम। ठीक है, और फिर एक दो स्ट्रेट क्वेश्चन आ सकता है, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ LLP, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LLP, तो वो भी एक बार गो थ्रू, मतलब एक बार देख लेना। ठीक है, अगर कोई केस सिनेरियो आए तब तो इजी है, लेकिन अगर कोई स्ट्रेट क्वेश्चन आए तो अकॉर्डिंग। ठीक है, नेम चेंज इंपॉर्टेंट है, नेम चेंज वाला एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो बच्चों आज आज का सर रिवीजन होता है खत्म। ये रिवीजन सर हमें कहाँ मिलेगा, यूट्यूब में भी है, इंस्टाग्राम में भी है, और टेलीग्राम में भी है। तो तुम्हें जाके सिर्फ और सिर्फ चेक करना है और इस रिवीजन के साथ पढ़ना है। देखो ये रिवीजन बनाया इसलिए है कि जिसने LLP याद नहीं है, एक बार अगर वो एक घंटा अगर ये रिवीजन देख ले तो उसको तुरंत के तुरंत सब कुछ याद आने लग जाएगा। लेकिन एक घंटा ये रिवीजन तुमको देखना पड़ेगा, इसमें और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ठीक है, तो सर आज के लिए इतना ही। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन बैंक और LLP में लिमिटेड क्वेश्चंस है तो वो भी हम गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, तो उसका वीडियो हम अब इसके बाद आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम सर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।